इस वीडियो में मैं आपको परमानेंट और स्थायी भर्ती के बारे में जो है संपूर्ण जानकारी बताने वाला हूं। तरफ से जो है भर्तियां निकाली गई हैं। परमानेंट और स्थायी पद है जिसके लिए महिला या फिर पुरुष अभ्यर्थी जो है इसके लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। परमानेंट और सीधी जो है भर्तियां की जाए। कौन से पदों पर भर्ती निकाली गई है, पद की भर्ती में क्या योग्यता मांगी गई है, चयन की प्रक्रिया किस तरीके से होगी, वेतन आपको कितना मिलेगा, कब से लेकर के कब तक जो है आप इस भर्ती में आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे, वो सारी जानकारी जो है आपको इस वीडियो में जो है देखने को मिलेगी। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। यहाँ पर रेलवे में आरआरबी के द्वारा ग्रुप डी की लगभग 32,000 पदों के लिए यहाँ पर भर्ती विज्ञापन जल्द ही जारी होने वाली है। इसका यहाँ पर जो ऑफिशियल और जो मेन ऑफिस का होता है भारत सरकार के अंतर्गत रेल मंत्रालय का, उसका यहाँ पर नोटिस जारी हो चुका है। जी हाँ, जो कि न्यू दिल्ली से 17/12 को रिलीज हो चुका है। तो 32,000 पदों के लिए यहाँ पर वैकेंसी रहेगी। वैकेंसी कब आएगी ऑथेंटिक बताऊंगा, साथ ही साथ इसका पूरा जो डिटेल है कि इसकी योग्यता क्या रहेगी, क्या पेमेंट रहेगा, साथ ही साथ इसका जो पैटर्न क्या है, चयन प्रक्रिया, पूरा डिटेल बताऊंगा। आप वीडियो में बने रहिए। बेहतरीन वैकेंसी है ग्रुप डी की। लगभग इसमें एक साथ 32,000 पोस्ट निकलती है अलग अलग जोन के माध्यम से। भारत में जितने भी जोन हैं सभी जोन में लगभग आपको 2000 के आसपास वैकेंसियाँ देखने को मिल जाएगी। 2000, 1800, 1700, 2200 इस तरह से। तो सभी जोन के लिए यहाँ पर वैकेंसियाँ रहेगी। जिस जोन में आप रहते हैं तो आपके पास अच्छा मौका है, आप अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। इसीलिए यह वीडियो मैं लेकर आया हूँ ताकि आप अभी से तैयारी करना प्रारंभ करेंगे तो जाकर लगभग 3 से 4 महीने में इसका जो एग्ज़ाम कंडक्ट होगा तब आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। ये यहाँ पर लेटर है जो कि जो रेल मंत्रालय है उन्होंने सभी जो जोनल है, द प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर आई जोनल रेलवे एंड प्रोडक्शन यूनिट, सभी जहाँ जहाँ भर्तियाँ हुई हैं जोनल जोन के माध्यम से, उन सभी जोन को लेटर भेज दिया गया है। सब्जेक्ट में बोर्ड अप्रूवल टू नंबर ऑफ वैकेंसीज इंडेटेड बाय जोनल रेलवे एंड प्रोडक्शन यूनिट फॉर लेवल 1। लेवल 1 का पोस्ट है, लगभग 18,000 बेसिक इसका रहता है ग्रेड पे में। बेसिक के माध्यम से जो 1800 ग्रेड पे में पहले था और जो 18,000 पे में लगभग आपका 30 से 32,000 के आसपास पेमेंट रहेगी। बेहतरीन पोस्ट है। आपका एक वनडे एग्जाम है, फिर आपका जो फिजिकल होना है वो रहता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम रहता है। तो अप्रूवल दे दिया गया है इतने पोस्ट के जो वित्त विभाग से अनुमति रहती है उसी प्रकार से। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या पोस्ट है, ये मैं बताऊंगा, पूरा डिटेल बताऊंगा। चैनल में पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस चैनल पर आपको हर प्रकार की गवर्नमेंट जॉब की जानकारी न्यूज़ दी जाती है, चाहे स्टेट की हो चाहे सेंटर की। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जो बेल घंटी के आल बटन होता है उसको आल पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप तक जो जितने भी वैकेंसियाँ हैं या अन्य जानकारियाँ हैं वो आप तक अवश्य पहुँचे। यहाँ पर मैं पूरा डिटेल है। सबसे पहले जो यहाँ पर अपॉइंटमेंट है, जो कि जो कैटेगरी है, क्या क्या पोस्ट है, उसका नाम है और डिपार्टमेंट है। सभी ग्रुप बी के अंतर्गत कितनी वैकेंसियाँ हैं, कितने अप्रूवल हुई है, कितना यहाँ पर आपको मिला हुआ है। तो अपॉइंटमेंट बी का है जिसमें ट्रैफिक डिपार्टमेंट है और 5,058 पोस्ट है। असिस्टेंट का है ट्रैक मशीन में, जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आता है, 799 है। असिस्टेंट ब्रिज का है, जो ब्रिज में काम करने के लिए रहता है, तो इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, जिसमें 301 पद है। ट्रैक मेंटेनर है ग्रेड 4 का, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, 13,187 है। उसके बाद असिस्टेंट पी वे है जिसमें इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है विभाग, 257 पोस्ट। असिस्टेंट CNW है, CNW जो यहाँ पर आपका मैकेनिकल विभाग है जिसमें आपका 2,587 पोस्ट है। असिस्टेंट TRD इलेक्ट्रिकल जो विभाग है जिसमें 1,381 पद है। असिस्टेंट SNT है जो आपका SNT में 2,012 पद है। असिस्टेंट लोको सेड है डीजल में मैकेनिकल 420। असिस्टेंट लोको सेड इलेक्ट्रिकल 950। असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल है जिसमें इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, 744 पोस्ट है। साथ ही साथ असिस्टेंट TLAC है जिसमें इलेक्ट्रिकल है, 1,041। असिस्टेंट TLNAC वर्कशॉप है इलेक्ट्रिशियन के लिए, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल के लिए 624 और असिस्टेंट वर्कशॉप जो कि मैकेनिकल का है, मैकेनिकल विभाग में है, 3,700। टोटल 32,438 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन अगले महीना जनवरी में मानकर चलिए 100% जारी हो जाएगा। तो जनवरी शेड्यूल है, जनवरी में फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा। ये जो इसका एग्ज़ाम रहेगा मानकर चलिए आपका मार्च अप्रैल के समथिंग 2-3 महीने बाद इसका एग्ज़ाम यहाँ पर जारी हो जाता है। द जोनल रेलवे PU वाइस वैकेंसीज इन अनेक्सर, तो सभी जोनल को कहाँ कहाँ कितने कितने पोस्ट है उसको उनको पर्सनल भेज दिया गया है। ये रेलवे चेयरपर्सन जो है मेन, उसका यहाँ पर लेटर है। ये ग्रुप डी का पोस्ट ऐसा है कि आप भाई एक बार अगर ग्रुप डी में ज्वाइन कर लीजिए तो आपको 3 साल 4 साल बाद विभागीय एग्जाम होता है जिसमें आप ड्राइवर है,
गुड्स गार्ड है, टीसी क्लर्क है, मतलब वहाँ विभागीय आप एग्जाम दिला सकते हैं। आपका आसानी से वहाँ पर दूसरे जॉब हो जाता है। मैं आपको यहाँ पर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता बता रहा हूँ कि इसकी जो योग्यता क्या है, तो वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये सारी पोस्ट यहाँ पर दी हुई है, बहुत सारे पोस्ट हैं, सभी ग्रुप डी का है, हेल्पर इलेक्ट्रिकल है, हेल्पर इलेक्ट्रिकल एससी, हेल्पर इलेक्ट्रिकल, जितने भी आपका है, सिविल है, ट्रैक मेंटेनर है, मैकेनिकल है, सारी पोस्ट यहाँ पर, हेल्पर जो है जिसको बोला जाता है, गेटमैन है, पॉइंट्समैन है, सारी डिटेल यहाँ पर है। ये पहले जो वैकेंसी आई है उसका ये डिटेल है। अभी वाला जो डिटेल है, अभी क्लियर पूरा जो आता है वो अभी नहीं आया है, तो इसमें मैं आपको क्या बताऊंगा, जो योग्यता है। तो इसके लिए जो योग्यता रहती है 10वीं पास रखा जाता है। अधिकांश बहुत सारे पोस्ट के लिए 10वीं पास, कुछ पोस्ट में 10वीं इन ITI रहता है, तो इसको आप जरूर देखिएगा। इसके लिए केवल 10वीं पास रखा जाता है, 10वीं पास मानकर चलिए। और कुछ जो इम्पोर्टेंट पोस्ट है उसमें ITI की जरूरत पड़ती है, वो रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, कुछ में 10वीं उत्तीर्ण या NCV या ITI, जिस ट्रेड से ITI किए हैं वो ITI वाले इसमें डाल सकते हैं। और जो अप्रेंटिसशिप में यहाँ पर रखे हैं, NCC प्रमाण पत्र, जो रेलवे की तरफ से अप्रेंटिसशिप भर्ती होती है वो भी यहाँ पर चल जाएगा। मानकर चलिए 10वीं पास है, साथ साथ अप्रेंटिस किया है बहुत सारे पोस्ट के लिए, तो आपका यहाँ पर काम आता है। तो मानकर चलिए इसके लिए केवल आपका 10वीं पास इन ITI रहेगा। तो यही है। उसके बाद परीक्षा जो शुल्क रहती है, तो चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये शैक्षणिक योग्यता है, जो शैक्षणिक योग्यता रहती है, तो इसमें क्या क्या चीज़ बोला गया, चलिए मैं आपको कुछ बता दूं। केंद्रीय रोजगार सूचना में अधिसूचित पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की जो अंतिम तिथि तक मान्यता प्राप्त बोर्ड जो रहती है, कोई भी बोर्ड है सब स्टेट में, चाहे आपका शैक्षणिक हो या तकनीकी योग्यता, उम्मीदवार को पास होना जरूरी है। इनका कहने का मतलब ये है कि भाई जब अंतिम तिथि हो फॉर्म भरने का, उस डेट तक आपका जो योग्यता है आपके हाथ में रहना चाहिए, आप पास आउट हो जाना चाहिए। उसके बाद उन उम्मीदवार को आवेदन नहीं करना चाहिए जिनका निर्धारित शैक्षणिक तकनीकी योग्यता के अंतिम परिणाम प्रतीक्षित है। मतलब आप एग्जाम दिलाएं 10वीं का, तो आप इंतजार कर रहे हैं, तो आपको फॉर्म नहीं भरना, ऐसा बोला। कंप्लीट होने वाले फॉर्म भरेंगे। कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस ITI के स्थान पर इंजीनियरिंग डिप्लोमा डिग्री स्वीकार नहीं किया जाएगा। कोर्स कंप्लीटेड एवं अप्रेंटिसशिप के स्थान पर ग्रेजुएट एक्ट अप्रेंटिसशिप स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो अप्रेंटिसशिप का मतलब है जो 10वीं बेस से या 12वीं बेस से, वही स्वीकार किए जाएंगे। जो परीक्षा शुल्क रहेगी, तो यहाँ पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग व्यक्ति, महिला, विपरीत लिंग, अल्पसंख्यक, आर्थिक रूप से पिछड़े जो अभ्यर्थी है उसको 250 रुपये रहेगा। 250 राशि की धन वापसी कंप्यूटर आधारित परीक्षा में भाग लेने पर बैंक प्रभार काटकर दिया जाएगा। और क्रम 2 में उल्लिखित छूट प्राप्त वर्ग अन्य सभी वर्ग, मतलब सामान्य अभ्यर्थी EWS और OBC को 500 रुपये लगेगा। 100 रुपये शुल्क लगती है। अगर आप एग्जाम में बैठते हैं तो 400 रुपये आपका रिफंड हो जाता है। और यहाँ 250 रुपया लगता है, मतलब बाकी कैटेगरी के लिए वो भी रिफंड कर दिया जाता है अगर आप एग्जाम में बैठते हैं। उसके बाद जो आयु सीमा है, महत्वपूर्ण है कि एज लिमिट क्या रहेगी। तो एज जो लिमिट है, कम से कम आपका 18 वर्ष, अधिकतम 33 वर्ष रहेगा। ये 2019 का जो निकला था उसके बेस से मैं आपको बता रहा हूँ, लगभग वैसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस होने की इतनी संभावना नहीं है। जो आयु सीमा 18 से 33 वर्ष रहेगा। और उसके बाद अगर आप 33 से भी ज़्यादा हैं, OBC या गैर क्रिमिनल हैं, OBC से 3 वर्ष की छूट है, तो 36 वर्ष तक फॉर्म भर सकते हैं। ST SC हैं तो 33 यहाँ पर 38 वर्ष तक फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद पूर्व सैनिक उम्मीदवार हैं जिन्होंने प्रमाण पत्र में 6 माह पश्चात अधिक सेवा की है, उसको भी यहाँ पर छूट है। सभी अभ्यर्थियों को यहाँ पर छूट है। तो आप देख सकते हैं, आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं, चाहे अप्रेंटिसशिप वाले के लिए भी यहाँ पर छूट है, देख सकते हैं यहाँ पर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने 25 वर्ष आयु प्राप्त करने से पूर्व अप्रेंटिस प्रारंभ किया है, उसको भी यहाँ पर सामान्य अभ्यर्थियों को 35 वर्ष है, OBC NCCL को 38 वर्ष, ST SC को 40 वर्ष, ये सारी छूटें यहाँ पर दी गई हैं। पूरी जो भर्ती प्रक्रिया में कंप्यूटर आधारित CBT, शारीरिक दक्षता परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन, चिकित्सा जांच शामिल है। 4 स्टेप में एग्जाम होना है। सबसे पहले आपको कंप्यूटर आधारित एक एग्जाम होना है ओनली। उसके बाद अगर वो एग्जाम आप पास कर लेते हैं, लगभग 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है आपके एग्जाम में, 10 से 15 गुना। उसके बाद फिर आपका जो शारीरिक दक्षता परीक्षा है PT, उसको बुलाया जाएगा। फिर आपका दस्तावेज सत्यापन, फिर आपका मेडिकल टेस्ट, CBT, PT, DV और चिकित्सा जाँच अथवा या लागू किसी भी अन्य अतिरिक्त क्रियाकलाप तिथि, स्थान, समय का RBI RRC द्वारा किया जाएगा। उसकी सूची आपको यथासंभव समय पर दी जाएगी। उम्मीदवार की जो सूचना है उसको दिया जाएगा। कंप्यूटर आधारित पेपर कैसे होता है, क्या क्या पूछा जाता है, चलिए मैं आपको पूरा डिटेल बता देता हूँ। तो कंप्यूटर आधारित जो एग्जाम होना है, सभी पात्र उम्मीदवार को RRB RRC के वेबसाइट से डाउनलोड किए हुए ई-कॉल लेटर अनुसार निर्धारित तिथि, समय तथा स्थल पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा में भाग लेना है। वेबसाइट तथा पर्सनल ईमेल कम्युनिकेशन के माध्यम से डाउनलोड किए गए ई-कॉल लेटर के संबंध में जानकारी उम्मीदवार को दी जाएगी।
सीबीटी के लिए परीक्षा अवधि एवं प्रश्नों की संख्या नीचे दी गई है, तो चलिए मैं आपको बता दूं। सबसे पहले परीक्षा की जो अवधि रहती है समय 90 मिनट की रहती है। 90 मिनट में कुल 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन कौन से 100 प्रश्न, कितने अंक रहेगा, तो प्रत्येक प्रश्न में 1 अंक रहेंगे। 100 प्रश्न में 100 अंकों का, जिसमें सबसे पहले सामान्य विज्ञान के 25 प्रश्न, सामान्य विज्ञान में आपका 10वीं स्टैंडर्ड का रहेगा, जिसमें आपका जीव विज्ञान, रसायन, फिजिक्स सारे विज्ञान के क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद गणित के 25 प्रश्न रहेंगे, सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति, रीजनिंग के 30 प्रश्न, सब बेसिक प्रश्न रहते हैं, वन लाइनर रहते हैं। अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो आप आसानी से बना सकते हैं। उसके बाद सामान्य जानकारी जो इंडिया जीके एवं करंट अफेयर के 20 प्रश्न, तो मान कर चलिए 10 प्रश्न आपके जीके है, 10 प्रश्न आपके करंट अफेयर, जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर है वो आपको यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो 100 प्रश्न यहाँ पर सिंपल है, तो यहाँ पर देख सकते हैं। और जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उसके लिए 120 मिनट रहता है। तो उपरोक्त सारणी में दिए गए खंडवार विवरण केवल सांकेतिक है, वास्तविक प्रश्न पत्र में कुछ अंतर हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो बोलने का मतलब है कि इस तरह से रहेगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, जो प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काटे जाएंगे। 3 अगर आप गलत करते हैं, 3 प्रश्न आपसे गलती हो जाती है, तो 1 नंबर आपको काटा जाएगा। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं 1/3 माइनस रहेगा। विभिन्न श्रेणियों में पात्रता अंकों के न्यूनतम प्रतिशत पास होने के लिए एक पासिंग मार्क है, ये सिलेक्शन क्राइटेरिया नहीं है, मतलब एक निर्धारित अंक निर्धारित की गई है कि भाई आपको इतने में पास होना है। तो जो सामान्य अभ्यर्थी है उसको 40% लाना है, कितने में, 100 में। ईडब्ल्यूएस को 40%, ओबीसी एनसीएल को 30%, मतलब 30 अंक लाना है। एससी एसटी को 30 अंक लाना है। पीडब्ल्यूडी जो दिव्यांग उम्मीदवार के लिए आरक्षित रिक्तियों के विरुद्ध 2% की छूट कम रहेगी। तो जिस भी कैटेगरी के हैं उसमें आपको 2 छूट रहेगा। ओबीसी है तो 28%, एसटी है तो 28, इस तरह से। तो ये पासिंग मार्क है, इतने में आपको पास होना है, तभी आपको आगे के लिए मतलब बुलाया जाएगा। लेकिन आगे के लिए तब बुलाया जाएगा आप जब मेरिट में रहेंगे पोस्टर के हिसाब से, ठीक। तो जहां दूसरे चरण की सीबीटी आयोजित करना आवश्यक समझा हो, वहां रेल प्रशासन को यह अधिकार है कि वह पहले चरण की सीबीटी को दूसरे चरण के लिए उपयुक्त संख्या में उम्मीदवार के साथ लिस्टिंग उद्देश्य से परीक्षा में मान ले। प्रश्न प्रकार एवं पाठ्यक्रम, यह महत्वपूर्ण है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्रकार के बहुविकल्पियों के साथ प्रश्न होंगे। इनमें निम्नलिखित विषयों से प्रश्न शामिल किए जा सकते हैं, क्या किए जाएंगे। सबसे पहले गणित है। गणित के प्रश्न में संख्या पद्धति, वर्णमास, दशमलव, भिन्न, एलसीएम, एससीएम, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, मेंसुरेशन, समय, कार्य, समय, दूरी, पूरा गणित आपको पढ़ना, मानकर चले भाई पूरा आपको शुरू से लेकर लास्ट तक, ठीक। उसके बाद सामान्य बुद्धि तर्क शक्ति, पूरा आपको रीजनिंग पढ़ना है, इसको आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से, सभी रीजनिंग। उसके बाद सामान्य विज्ञान, इसके अंतर्गत पाठ्यक्रम में 10वीं स्तर सीबीएसई के भौतिक, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान के प्रश्न शामिल होंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं पूरा जो भौतिक है, उसके बाद आपका रसायन है, जैविक है, पूरा विज्ञान रहेगा। तो सीबीएसई बोला है तो आप सीबीएसई के 10वीं का ये विज्ञान लेकर अभी से पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन रहेगा। समसामयिक विषयों पर सामान्य जानकारी, इसके अंतर्गत विज्ञान, प्रौद्योगिकी, खेलकूद, व्यक्ति विशेष, अर्थशास्त्र, राजनीतिक एवं अन्य महत्व के विषयों पर आधारित प्रश्न रहेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये सामान्य क्वेश्चन है, जिसमें आपका जनरल नॉलेज रहेगा, अर्थशास्त्र, राजनीति एवं अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर आधारित रहेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं यह उल्लेखनीय के उपयुक्त सूचीबद्ध की व्याख्यात्मक और यह जरूरी नहीं कि विस्तृत हो। तो यहाँ पर उसके बाद क्या है, शारीरिक दक्षता परीक्षा। यह पास होने के बाद आपको 10 गुना या 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। सीबीटी में उम्मीदवार की योग्यता के आधार पर पीटी के लिए आरआरबी, आरआरसी को सूचित पदों की समयवार कुल रिक्त के 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। तो यहाँ पर 3 गुना अभ्यर्थी, पहले 10 गुना होता था। तो आरआरबी के अधिसूचित पदों के समुदाय अनुसार कुल रिक्तियों के 3 गुना उम्मीदवार को यहाँ पर बुलाया जाएगा। फिर भी रेलवे को किसी अधिसूचित पदों के लिए पर्याप्त उचित संख्या में उम्मीदवार की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकता अनुसार यह अनुपात बढ़ाने घटाने का अधिकार है। तो उनके ऊपर रहता है, अगर उम्मीदवार अधिक रहता है तो यहाँ पर जो 3 गुना उसको बुलाया जाता है, उम्मीदवार कम रहता है तो ज़्यादा भी बुलाने की संभावना रहती है। शारीरिक दक्षता परीक्षा, पीटी में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है और यह हर प्रकृति का होगा। पीटी के मापदंड अनुसार निम्न प्रकार के हैं। 3 गुना उम्मीदवार में हमेशा क्या दिक्कत आती है, जो मैंने अभी देखा कुछ हाल तो वर्षों में, कि फिजिकल थोड़ा सा टफ रहता है, तो ये 3 गुना अभ्यर्थी भी कम हो जाते हैं। फिर बाद में फिजिकल कराना पड़ता है, इसलिए हो सकता है उम्मीदवार की जो संख्या है इसको बढ़ाया जा सकता है। इस बार 5 गुना कर सकते हैं, 10 गुना। तो उसके बाद है पुरुष उम्मीदवार और महिला उम्मीदवार के लिए क्या क्या रहेगा। तो पुरुष उम्मीदवार के लिए 35 किलो वजन को उठाकर 2 मिनट में एक चांस के वजन में बिना नीचे गिराए 100 मीटर तक ले जाना है और 1000 मीटर की दूरी को 4 मिनट 15 सेकंड में एक ही चांस में दौड़ना है, जो कि बहुत ही कठिन और टफ है मेरे हिसाब से। उसके बाद है महिला उम्मीदवार 20 किलोग्राम वजन को उठाकर 2 मिनट में एक चांस में वजन को नीचे गिराए बिना 100 मीटर तक ले जाना है और 1000 मीटर की दूरी को 5 मिनट 40 सेकंड में दौड़ करना है। भाई एक चीज़ करवाओ, या तो आप दौड़ करवा लो या तो आप
वजन उठा के पैदल चलवा लो। दो दो ठुकराने के क्या मतलब है? उसको आप इतना जो हैवी है वो तो आपका सैनिक भर्ती है, पुलिस भर्ती में नहीं होता जितना तो आप इसमें रेलवे की भर्ती में कर दिए हैं। तो इसको आप जरूर देखिएगा, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। मेरे हिसाब से इनमें से एक ही होना चाहिए, या तो दौड़ करा लीजिए। दोनों एक साथ कराना अच्छी बात नहीं है। बहुत सारे जो उम्मीदवार है फिजिकल के समय गिर जाते हैं, उसका डेट हो जाता है, तो ये मेरे हिसाब से नुकसान है। इतना हैवी नहीं करना चाहिए। उसके बाद आपका दस्तावेज सत्यापन उम्मीदवार की नाम का तैयार की जाएगी। तो ये यहाँ तक है। यहाँ पर जब साफ साफ लिख दिया, देखना पारा 11 में यथा निर्दिष्ट बेंचमार्क दिव्यांग को पीटी में सम्मिलित होने के लिए छूट रहेगी। फिर भी सीबीटी में हर प्राप्त अंकों के आधार पर ऐसे उम्मीदवार को पीडब्ल्यूडी के निर्धारित चिकित्सा जांच में उत्तीर्ण होना जरूरी है। यह सुनिश्चित करना उम्मीदवार की जिम्मेदारी को पीटी में भाग लेने के लिए चिकित्सक रूप से उपयुक्त है। पीटी में भाग लेने के परिणाम स्वरूप उम्मीदवार को छोट नुकसान पहुंचने के लिए रेलवे उत्तरदायी नहीं होगा। तो ये जो सब्जेक्ट है जनरल साइंस, मैथमेटिक्स इत्यादि के टोटल 100, तो ये जानकारी थी। और कुछ भी और भी मेरे से छूट गया होगा, कुछ डाउट होगा तो आप मेरे को यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। वेतनमान आपका 28-30 हज़ार रुपये लगभग रहेगा। ये वैकेंसी मानकर चले आपका जनवरी में यहाँ पर लाइव हो जाएगा, मतलब फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद इसकी जो प्रक्रिया है ज़्यादा समय नहीं लगती है। प्रक्रिया कंप्यूटर के माध्यम से होता है। लगभग 1-8 महीना तक इसका एग्ज़ाम कंटिन्यू चलता है। और जो नॉर्मलाइज उसके बाद हर जो पैटर्न है पेपर का उसके हिसाब से नॉर्मलाइज कर दी जाती है। उसके हिसाब से यहाँ पर अंकों की गणना होती है। और अलग अलग बोर्ड का अलग अलग कट ऑफ रहता है। सभी बोर्ड, आप जिस भी बोर्ड में जानना चाहते हैं, एक बोर्ड कहीं से भी आप डाल सकते हैं, उस बोर्ड के हिसाब से आपको कट ऑफ रहेगा। अगर आप बिलासपुर बोर्ड वाले हैं या मुंबई वाले या पश्चिम बंगाल, बिहार, जहाँ भी हैं, या भोपाल, तो आप जहाँ से भी डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। लेकिन अभी से आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। सिलेबस मानकर चलिए 4 सिलेबस है। सामान्य विज्ञान है, गणित है, रीजनिंग है, दोनों समझ एक ही क्षेत्र के हैं। उसके बाद सामान्य जानकारी एवं समसामयिक विषय। तो आपको 3 को अच्छे से तगड़ा तैयारी करनी है, फिर आपका एग्जाम निकलने की 100% संभावना रहेगी। आपका पहला एग्जाम निकल जाता है तो मानकर चलिए सेकेंड एग्जाम पर आपको तैयारी करने के लिए समय मिलता है, तो उस हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं। तो ये जानकारी थी। चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ भी डाउट्स हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, उसका यहाँ पर रिप्लाई दिया जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।